नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर दीपाली। खबरों की शुरुआत करते हैं, नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। शहरी विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे के विकास में स्थापित होंगे नए आयाम। रक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक भारत फिजी के बीच ऐतिहासिक साझेदारी में जुड़ा नया अध्याय। पीएम मोदी ने कहा, भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता। ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज बने भारत का फिजी पीएम ने जताया आभार। सलवा जुडूम मामले में बी सुदर्शन रेड्डी पर भड़के अमित शाह। कहा, फैसले ने जनजातियों से आत्मरक्षा का अधिकार छीना। भाजपा ने भी किया गृह मंत्री के बयान का समर्थन। उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए विपक्ष पर लगाया सवालिया निशान। राजस्थान की धरती से गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, राष्ट्र की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के सहयोग के लिए जताया आभार। सुरक्षित एवं मजबूत राष्ट्र के लिए रक्षा, शिक्षा और खेल के समन्वय को बताया महत्वपूर्ण। और पेरिस में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज से हुआ आगाज। भारत की ओर से लक्ष्य सेन, HS प्रणय सहित महिला वर्ग में PV सिंधु पेश करेंगी दावेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी राज्य में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान ढांचागत एवं मूलभूत विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज अहमदाबाद स्थित खोडलधाम मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही गुजरात में बिजली वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिंगामादा राम्बुका के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों के नए आयाम खुले हैं। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सीय सुविधाओं में सहयोग के साथ ही प्रवासन और गतिशीलता, क्षमता निर्माण पर सहमति बनी है। पीएम ने कहा कि भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है और 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राम्बुका द्वारा गिरमिट डे की घोषणा के प्रति आभार व्यक्त किया। आज प्रधानमंत्री राम्बुका जी की इस यात्रा से हम आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे हैं। फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंसेस भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वहां जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा।
डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि सपनों की दौड़ में किसी के कदम रुके नहीं, इसलिए फिजी में जयपुर फूड कैंप भी लगाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में भारत से गए काउपी यानी लोबिया सीड्स फिजी की मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह अंकुरित हो रहे हैं। भारत अब 12 एग्री ड्रोन और 2 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब भी भेंट करेगा। फिजी के प्रधानमंत्री रामबुका के प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। फिजी के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पीएम मोदी द्वारा भारत से गरीबी हटाने के लिए किए गए अभूतपूर्व काम से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत और फिजी के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की भी बात की। Many people were surprised when I announced that I would like to do what Prime Minister Modi has done in India, and that is eradicate poverty, particularly in the rural and our maritime areas. And first of all, it has to be eradicated from the minds of the people who have believed for so long that they are poor. They do not have to believe, and they can get out of it. First of all, they have to believe they are not poor. And the recent development, very little things perhaps from your scale of cowpeas being introduced to Fiji. It might be a very small thing for a great nation like India, but for us, it is great. A lot of common rural areas and peri-urban people will be able to participate in the economy and just planting these. I believe it's growing very well in Fiji. We're the same latitude, same climate, so whatever grows well here will grow well in Fiji, and we look forward to continuing the great cooperation we have. इससे पहले फिजी के प्रधानमंत्री रामबुका ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री रामबुका अपनी पत्नी सुलुएती रामबुका और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के दौरे पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके फिजी समकक्ष सितिवेनी रामबुका की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई, जिसमें आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। फिजी के प्रधानमंत्री रामबुका भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज नई दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आधिकारिक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भारत और फिजी के दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच इस दौरान कई MOU पर करार हुआ। The two leaders also witnessed the exchange of 9 bilateral documents or MOUs. These are construction, commissioning, operation and maintenance of a super specialty hospital in Fiji, an agreement on supply of medicines under our Jan Aushadhi scheme, an MOU on cooperation in standardization between Bureau of Indian Standards and Department of National Measurement and Standards, which is the counterpart body of BIS in Fiji. Another MOU was on the cooperation in the field of human capacity, skilling and upskilling between National Institute of Electronics and Information Technology of India and Pacific Polytechnic of Fiji, on Indian grant assistance for implementation of quick impact projects. A declaration of intent on migration and mobility was also exchanged, and the Fijian side handed over lease deed of Indian Chancery Building in Suva to our High Commissioner. I may mention the other 2 MOUs that were concluded on the sidelines. One was between Confederation of Indian Industry, or CII, and Fiji Commerce and Employment Federation, FCEF. The second one was between National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, and Fiji Development Bank. विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि भारत और फिजी के ऐतिहासिक संबंध हैं, लिहाजा
भारत ने फिजी के विकास के लिए कई पहल की है। Announcements made included: 1. A visit of parliamentary delegation and of Great Council of Chiefs from Fiji to India in 2026. A port call by an Indian naval ship to Fiji in 2025. Creation of the post of Defence Attaché in High Commission of India, Fiji. Gifting of 2 ambulances to Royal Fiji Military Forces. Establishment of a cyber security training cell in Fiji. Fiji has announced joining the Indo-Pacific Oceans Initiative of India. We also announced supply of mobile soil testing laboratories to Ministry of Sugar Industry and Multi-Ethnic Affairs of Fiji. Supply of agriculture drones to Sugar Research Institute of Fiji under the Ministry of Sugar Industry and Multi-Ethnic Affairs. Deputation of a Hindi cum Sanskrit teacher, actually associate professor, to University of Fiji. Deputation of a cricket coach from India for Cricket Fiji, which is their organization. We have also announced deputation of an ITech expert to Fiji Sugar Corporation and special ITech training for sugar industry staff of Fiji. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज़। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 2 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 फरवरी 2023 में मंजूर हुआ था। इसके तहत 662 सीमावर्ती गांवों का विकास किया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में है। अप्रैल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिली, जिससे अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांवों का विकास भी होगा। इसके लिए कुल 6,839 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये कार्यक्रम 2028 से 29 तक 17 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में लागू रहेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में बेहतर जीवन, स्थायी रोजगार, अपराध नियंत्रण और पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। गांवों में आधारभूत ढांचा, शिक्षा, पर्यटन और विविध स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के उस 7 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को PM मोदी की 1978 की BA डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 26वीं IIT परिषद बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर खुशी जाहिर की और कहा कि शैक्षणिक प्रगति का जायजा लेने और अगले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करने के लिए ये अहम बैठक है। उन्होंने IIT को उच्च शिक्षा प्रणाली का मुकुट रत्न बताया और कहा कि वे समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। संस्कृति मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिति में केंद्रीय मंत्रियों, कई मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और सार्वजनिक जीवन की प्रमुख हस्तियों को शामिल किया गया है। लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी सदस्य हैं। कुल 128 सदस्यों वाली ये समिति शताब्दी से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएगी। समिति योजनाओं की अनुशंसा, समन्वय और पर्यवेक्षण का कार्य करेगी।
इससे देश भर में वर्ष भर स्मृति कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट कार्य ढांचा तैयार होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए रविवार को पैराशूट आधारित डिसेलरेशन सिस्टम का प्रदर्शन किया। इसके तहत एयर ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। इस सफल परीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल का एक गौरवपूर्ण संयुक्त प्रयास बताया है। 130वें संविधान संशोधन बिल पर विपक्षी दलों में मची हाय तौबा को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने जो बिल लेकर आई है उसमें पारदर्शिता और राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे मिलता जुलता बिल इंदिरा गांधी के जमाने में भी लाया गया था, लेकिन उससे प्रधानमंत्री पद को बाहर रखा गया था। कांग्रेस का वो दौर था जब इस तरह का या इस जैसा इसके आसपास का कोई बिल तैयार हो रहा था। उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर को उससे बाहर रखा था। खुद नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो जो बिल का जानकारी मुझे है, जो बिल का मसौदा था उसमें प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के समय की जैसा था कि भाई बाहर रखो, लेकिन मोदी जी ने कहा क्यों प्राइम मिनिस्टर को बाहर रखना है, प्राइम मिनिस्टर को शामिल करना है। और इसलिए जो है वो इस बिल की जो सोच है, इस बिल की में जो पारदर्शिता है, इस बिल में जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की शुचिता और शुद्धता है, उसको सुनिश्चित किया गया है। ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के सफलतापूर्वक संचालन और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से कुशल वापसी के बाद सुधांशु शुक्ला लखनऊ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर CMS गोमती नगर विस्तार कैंपस G20 चौराहा तक लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। इस दौरान लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की और उनके लखनऊ वेलकम को और भी खास बना दिया। खासतौर से बच्चे इस दौरान एस्ट्रोनॉट की वेशभूषा में भी दिखे। लखनऊ में सुधांशु शुक्ला अपने स्कूल भी पहुंचे, जहां से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। यहां भी उनका शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान शुभांशु काफ़ी एंजॉय करते नजर आए। स्कूली बच्चों ने उनके लिए खास प्रस्तुति दी, जिसे देखने के बाद शुभांशु ने अपने ही अंदाज में बच्चों की हौसला अफजाई की। I have grown up here in this school. I have done my entire schooling here and sitting on these chairs that you are sitting right now. And I saw you performing on the stage, the fine bunch of kids who were doing exceptional performances out here. Let me tell you, I wasn't even halfway there, what you did. I was not as talented as you are. And if I could reach where I reached with being what I was, I can only imagine what you kids are going to do when you grow up in the future. The only thing that is required is perseverance. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.DOT 1984 से स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की डिजाइन करके देश को जोड़ने और सशक्त बनाने में जुटा है। स्थापना दिवस के खास मौके पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने छोटी अवधि में C.DOT की तरफ से किए गए तकनीकी नवाचार की सराहना की। मौके पर मंत्रालय के सचिव और C.DOT के CEO राजकुमार उपाध्याय मौजूद रहे। C.DOT is the 5th company. India is the 5th nation that developed indigenous 4G and 5G technology, which has been deployed over 100,000 BSNL towers, and it's working wonderfully. And they have done with the shortest amount of time and lowest amount of funding. So that's the beauty of C.DOT.
So we came to congratulate them. Given the geopolitical risks and the faster change of technology, institutions like CDOT has never been of greater importance. Therefore, whether it is coming to 6G, AI, quantum secure communications, they are doing a lot of wonderful things. सीडॉट के सीईओ राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में जुटे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर भारत तथा देश को 2047 तक विकसित बनाने की उनकी कल्पना की कड़ी में हमने देश के लिए 4G 5G बना के आज हम BSNL के नेटवर्क में लगाया है। 2 करोड़ कस्टमर से इसके लिए सर्विस ले रहे हैं। हम AI, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं और आगे काम करते रहेंगे। भारत में 6G का में लीड लेने की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10% IPR इंडिया के होने चाहिए। हम पूरे इकोसिस्टम के साथ काम करते हुए इसका अचीवमेंट हम करेंगे। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आरोग्य उत्सव 2025 का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की ओर से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी, नल्लू, डॉक्टर HR नागेंद्र और आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। 3 दिवसीय मेले में स्वास्थ्य जांच, योग सत्र और विभिन्न आरोग्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य विकसित भारत में स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर आयुष उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम को भारत को वैश्विक स्वास्थ्य और होलिस्टिक वेलनेस हब बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। Great levels of excellent knowledge base. No? Why there is no solution? Because there is a fundamental reason. Modern medicine is based on modern science. Science started in the western part of our globe, Newton record of 400 years back. Using the scientific methodology, scientific research, continuously we try to understand more and more about this creation. कर्नाटक में धर्मस्थल मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार से मांग की है कि जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए ताकि उन साजिशकर्ताओं और विदेशी ताकतों का पर्दाफाश हो सके जो इस पूरे विवाद के पीछे बताए जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की शिकायत नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है जिसका मकसद धर्मस्थल मंदिर और हिंदू भावनाओं को निशाना बनाना है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मंदिर को बदनाम करने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने भी कहा कि धर्मस्थल को बदनाम करने की एक गहरी साजिश रची गई है जिसके पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बीच भाजपा ने 1 सितंबर को धर्मस्थल चलने का आह्वान किया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।